गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने शुरुआत की थी, किससे की थी शुरुआत? मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन ए वेवगाइड। ठीक है, ये हमने शुरुआत की थी यहाँ पे, और साइन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, हाफ साइन फील्ड, देन लैम्डा फुल साइन वेव, एंड देन 1.5 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, वो भी देखा था। एंड देन वी हैव आल्सो सीन द मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ साइन फील्ड का हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है ना। अब ये तो अपन ने देखा था जो इनके एजेस पे है। अब जब वेव जो है वो अंदर ट्रेवल करती है, तो उस केस में किस तरह से ये वेव का फॉर्मेशन होता है अंदर, वो अपन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए साइन वेव पैटर्न दैट आल्सो एग्जिस्ट डाउन द सेंटर ऑफ ए वेवगाइड। मतलब अब हम यहाँ पे क्या है, इसके बीच में भी जो है इसको देखना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग। ओके, सो यहाँ पर अब ये जो फिगर ए देखें अपन आप, तो यहाँ पर हमने दो वेव फ्रंट लिए हुए हैं, ये आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। एक तो इस जगह पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और एक यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज सपोज, मान लीजिए पॉजिटिव वेव फ्रंट है, तो सेंटर ऑफ द वेवगाइड पे पॉजिटिव वेव फ्रंट जो नंबर 1 से अपन डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों वेव फ्रंट क्रॉस कर रहे हैं, और ये 2 पर यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए अपन ये मान लें कि when these wave fronts they are crossing at the points 1 and 2, then each field is at its maximum strength। यहाँ पर मान लीजिए इनकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि इन पॉइंट्स पर जो वेव फ्रंट्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव हैं या दोनों के नेगेटिव हैं। तो जब वो कंबाइन होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, टोटल स्ट्रेंथ जो है उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, हैं? और ये जो एक्शन है ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। क्यों क्यों चलता रहेगा? क्योंकि हर वेव के पीछे दूसरी वेव आ रही है। सो ईच वेव दैट इज फॉलोड बाय रिप्लेसमेंट वेव। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अभी फिगर बी में हमने क्या दिखाया? वी हैव शोन द रिजल्टेंट साइन कॉन्फ़िगरेशन। ये साइन कॉन्फ़िगरेशन है आपका, राइट? सो वी हैव शोन दिस रिजल्टेंट साइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वेवगाइड। सेंटर ऑफ द वेवगाइड में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट वी हैव शोन। एंड ईच कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्स ए सेपरेट मोड ऑफ ऑपरेशन। इसमें कई तरह के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, और हर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हर मोड ऑफ ऑपरेशन को बताता है। सो ईच कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्स ए सेपरेट मोड ऑफ ऑपरेशन। और जो इजीएस्ट मोड जो है टू प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट मोड। सो इजीएस्ट मोड जो हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज योर डोमिनेंट मोड। easiest mode to produce is the dominant mode. ओके, सो जनरली हम इसी मोड में इस्तेमाल करते हैं वेवगाइड को। अदर मोड्स जो हैं वो भी पॉसिबल हैं। दे कैन आल्सो ऑकर inside the waveguide depending upon the wavelength, and say they may occur accidentally or purposely। हम उनको deliberately भी उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं यदि हमें इस तरह की जरूरत है। The dominant mode is the most efficient mode है। dominant mode जो है, this mode is the most efficient mode।
All right. Waveguides, they are normally used in the dominant mode. ओके, अब डोमिनेंट मोड में ऑपरेट करने के लिए क्या चीज जरूरी है? सो टू ऑपरेट इन द डोमिनेंट मोड, a waveguide must have an a dimension of at least half wavelength, है ना, 1/2 wavelength of the frequency to be propagated. हमने आपको बताया भी था कि जो हमारी a डायमेंशन है a डायमेंशन जो है that should be minimum lambda by 2, तब आपको डोमिनेंट मोड यहां पर मिलेगा, ठीक है ना। और इन प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था कि दिस इज जनरली टेकन एज 0.7 लैम्डा। ऑलराइट, जितने भी इसमें से वेवगाइड में से जितने भी मोड्स पॉसिबल हैं उनमें जो डोमिनेंट मोड है उसकी लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ये भी हमने आपको बताया था। डोमिनेंट मोड, इट हैज द लोवेस्ट कट ऑफ frequency. Okay, all right, then जो हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट है रेक्टेंगुलर वेवगाइड की, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी एट विच इट्स ए डायमेंशन बिकम्स लार्ज इनफ टू अलाउ ऑपरेशन इन ए मोड हायर देन दैट फॉर विच द वेवगाइड हैज बीन डिजाइन। मतलब डोमिनेंट मोड के लिए अपन डिजाइन करते हैं वेवगाइड को, परंतु हायर मोड्स उसमें से पॉसिबल तब हैं यदि वो इतना डायमेंशन उसका हो जाए कि उससे हर फ्रीक्वेंसी के वेव को वो जो है पास कर सके, उसमें से वो प्रोपेगेट हो सके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट अपन कह सकते हैं जब लैम्डा बाय 2 पे अपने को मिलता है तो नेक्स्ट किस पे आएगा? लैम्डा पे आएगा, ठीक है ना। यदि लैम्डा बाय 2 और लैम्डा के बीच में डायमेंशन है ए डायमेंशन, तो आपको डोमिनेंट मोड के अलावा दूसरी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अदर देन डोमिनेंट मोड यदि डिजाइन करना है तो उसको देखें अपन, यहां पे देखिए फुल साइन कॉन्फ़िगरेशन मोड अपन ने लिया, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि यहां पर ये जो दो हैं, ये एक तरह से ये समझ लो कि ये दो लाइंस दिखाई हुई हैं, है ना। जो हम लेते हैं 2 वायर लाइन जैसे लेते हैं, तो 2 वायर लाइन की लाइंस दिखाई हुई। मैंने आपको बताया था किस तरह से कोएक्सियल लाइन से या उस जो लाइंस अपन लेते हैं, सेपरेट लाइंस लेते हैं, उससे किस तरह से वेवगाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर जो हम ले रहे हैं, दिस इज योर बी डायमेंशन है, यहां शो किया हुआ है, देखिए इसमें दिस इज योर बी डायमेंशन, ओके, एंड दिस इज योर ए डायमेंशन, दिस इज ए डायमेंशन। और आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन जो है, ये लाइन जो लिए दोनों लाइन, दे आर टेकन एट लैम्डा बाय 4, ऑलराइट, दिस डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 4 and this distance from here to here, right, that is 3 lambda by 4, ओके। तो टोटल कितना बन गया? लैम्डा बन गया। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि यहां पर जो ये बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस लिया, दिस डिस्टेंस है, दिस इज योर लैम्डा बाय 4 एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर दिस डिस्टेंस दैट इज 3 लैम्डा बाय 4, ओके। तो इस तरह से यहां पर जो है फुल साइन वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। आप यदि ये देखें अपन, तो यहां पर देख लीजिए, ये यहां तो 0 रहेगा और इस तरह से ये यो है, नजर आ रहा है सबको?
ये जो मैंने रेड से दिखाया ये फुल साइन वेव आपको यहाँ पे मिल गई, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे लिखा हुआ एरो जो है वो ई लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो क्रॉस और डॉट दे आर रिप्रेजेंटिंग एच लाइंस। क्रॉस और डॉट का मतलब क्या हुआ कि जो डॉट है, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है, और क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, ठीक है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। ओके, सो दिस इज शोन हियर। यहाँ पर किस तरह से आपको लैम्डा वेवलेंथ जो है फुल साइन वेव दैट यू आर गेटिंग हियर, ठीक है ना, है। सो दिस इज हाउ दैट इज पॉसिबल। अब अपन देखें अनदर टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोड नंबरिंग सिस्टम्स, ठीक है। मोड नंबरिंग सिस्टम कैसे हम इनका नंबरिंग करते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि जो फील्ड अरेंजमेंट है of various modes of operation that is divided into two categories, transverse mode and transverse electric mode and transverse magnetic mode. Okay, so this is transverse electric mode, first mode, and then second mode is your transverse magnetic mode, ठीक है। So the field arrangements of the various modes of operation, they are divided into two categories, transverse electric and transverse magnetic. Now what is transverse electric mode, अपन ने पहले भी देखा हुआ था, फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे दोबारा दे रहा हूं। क्या है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक? इन द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड द एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द ट्रांसवर्स प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वेवगाइड और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रेवल, है ना। तो यहां पर यदि आप वेवगाइड लेते हैं, दिस इज एक्स डायरेक्शन, सपोज दिस इज वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। तो जब आप वेवगाइड लेते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपन इस तरह से शो करते हैं, जहां पे अपन ने ये ए डायमेंशन ली हुई है एंड दिस इज योर बी डायमेंशन, ठीक है। तो entire electric field that is in the transverse plane which is perpendicular to the length of the waveguide। अब length of the waveguide आपकी ये है, this is your length of the waveguide, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब जो एनर्जी ट्रेवल जिस डायरेक्शन में कर रही है उसके परपेंडिकुलर होता है, एंड पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द लेंथ एक्सिस, ठीक है। सो then we see the another one that is transverse magnetic mode। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड जो है आपका दिस इज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, ठीक है। इन द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड द एंटायर मैग्नेटिक फील्ड इज इन द ट्रांसवर्स प्लेन। तो यहां पर जो है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज लाइक दिस, okay, in this manner। so this is this magnetic field that is in the transverse plane and has no portion parallel to the length axis। समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह से ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड है। नाउ वेरियस टीई एंड टीएम मोड्स दे आर पॉसिबल, राइट। तो अब उनको डिफरेंशिएट कैसे करें, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए वी मेक यूज ऑफ द सब्सक्रिप्ट्स, हैं, ठीक है ना। several TE and TM modes they are possible, so we make use of subscripts to represent them in rectangular waveguides। यदि अपन इस तरह से लिखें यहाँ पे
TE सपोज है ना, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, और M और N ये सब्सक्रिप्ट्स हो गए, ठीक है ना। तो M का मतलब क्या और N का मतलब क्या? तो जो M है, फर्स्ट सब्सक्रिप्ट M, राइट, दिस denotes the number of half wave patterns, number of half wave patterns, number of half wave patterns in the A dimension, in the A dimension. All right. और जो सेकंड सब्सक्रिप्ट है N, right, that gives you number of half wave patterns in the B dimension. ओके, समझ में आ रहा है? M क्या दे रहा है? The number of half wave patterns in the A dimension, and B is giving you the half wave patterns in the B dimension, right? So यदि अपन T मोड लें तो TMN डिनोट करते हैं, और TM मोड लें तो TMMN डिनोट करते हैं। तो TMN मोड में M क्या डिनोट करेगा? That will indicate the number of half wave variations of the electric field, TE है ना, transverse electric. So आपका जो M है, that will denote the number of half wave variations in the electric field, and N will denote the number of half wave variations of the electric field in the B dimension. परंतु यदि हम TMMN ले लें, TMMN, ऑलराइट, तो यहां पर जो हमने हाफ वेव पैटर्न्स लिखा है, ये क्या हो गया आपका? हाफ वेव वेरिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज योर हाफ वेव वेरिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. एंड TMMN में M will give you the number of half wave variations of, किसका हो जाएगा? एनीबॉडी? Number of half wave variations of TM, transverse magnetic wave. कोई नहीं बता सकता? ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. सो दिस इज नंबर ऑफ हाफ वेव वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इन A dimension, in A dimension. Okay, and N will give you the number of half wave variations of magnetic field in B dimension. क्लियर हो गया ये? Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now we see the dominant mode. यहां मैंने आपको दिखाया, देखिए dominant mode in a rectangular waveguide. तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? T मोड देख रहे हैं, T10. T मोड क्यों है? क्योंकि E field that is perpendicular to A dimension, पहली चीज है. When the electric field is perpendicular to A dimension, then it is a TE mode. Okay, then 10. अब 10 में आप देखेंगे कि यहां पर क्या है? यहां पर आप देखेंगे कि ये आपकी हाफ मिल रही ना, ये हाफ साइन, ठीक है. और 1 क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हाफ साइन वेव्स. तो यहां पर एक ही हाफ साइन है, इसलिए हो गया T1 M. और B डायमेंशन में कुछ भी नहीं हाफ साइन वेव,
यहाँ पर 0 है, सो दिस बिकम्स योर TE10. ऑलराइट, यदि आप ये दूसरा देखेंगे डायग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस डायग्राम को जिसमें दिखाया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस अपीयर एज कंटिन्यूअस लूप्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपीयर विद बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स. ये टीई मोड और टीएम मोड के लिए दिखाया. टीएम मोड अपन यहाँ पर टीएम मोड देख रहे हैं, तो टीएम मोड में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हुई है, ठीक है ना, हैं विच आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. तो यहाँ पर ये जो आपका डायरेक्शन है, दिस इज योर रेड, सो लेट मी शो यू. तो ये यहाँ पे देखें आप, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है ना, दिस इज ऑल मैग्नेटिक फील्ड. एंड टी मोड है ये, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज योर टी मोड. राइट, यहाँ पर टीएम मोड क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट बिकम्स योर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. राइट, सो दिस बिकम्स योर टीएम मोड. राइट, देन वी हैव आल्सो शोन हियर, अब देखिए T20. T20 क्यों कह रहा है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे यदि अपन यहां से शुरू करें, देन दिस विल बी योर ये आपका इस तरह से आया साइन वेव पैटर्न, देन इट गोज लाइक दिस एंड इन दिस मैनर. ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ा सा ऐसे आना चाहिए. ठीक है, ओके, सो दिस बिकम्स योर टू हाफ वेव्स. एक तो आपकी हाफ वेव कौन सी हो गई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक λ/2 और यहां से यहां तक λ/2. ठीक है, तो इस तरह से इसमें कितनी हाफ वेव बन गई? दो. तो दो हाफ वेव हो गई, तो इसलिए T20 हो गया. ठीक है ना, क्योंकि बी डायमेंशन पे तो 0 है, सो दिस बिकम्स योर T20. अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है ये T11. T11 क्यों है? क्योंकि यहां पर भी हाफ वेव है, बी डायमेंशन में भी, ये बी डायमेंशन में बन रही है, बी डायमेंशन में इस तरह से, इधर भी बन रही है आपकी हाफ वेव. ठीक है, सो लाइक दिस. ठीक, तो इस तरह से ये क्या बन गया? T11. ऑलराइट, और जो T10 मोड है दैट इज द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ, एंड दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट मोड ऑफ द वेवगाइड. सो टी मोड में T10 जो है वो डोमिनेंट मोड होता है, टीएम में अलग होता है. टीएम में हम देखेंगे डोमिनेंट मोड को, टी वेव में T10 डोमिनेंट मोड होता है. ठीक है, and this is the mode, the dominant mode, that is practically used for all the electromagnetic transmission in a rectangular waveguide. साथ साथ डोमिनेंट मोड जो है that is also a low loss dominant mode आपका. डोमिनेंट मोड थोड़ा सा ठीक कर देते. डोमिनेंट मोड दैट इज लो लॉस, इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, एंड देन डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन होता है. सेकंड पॉइंट इसका डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन, एंड हायर मोड्स में क्या होगा? ये तो डोमिनेंट मोड है, हायर मोड्स में क्या होगा? ये सब चीजें होंगी आपकी जो इसमें नहीं होती हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि हायर मोड्स में देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट
loss of power, significant loss of power, and undesirable harmonic distortion, and undesirable harmonic distortion. Okay, so this is what happens. Then I'll show you the various modes of operation for rectangular waveguides. All right, so various modes. When the electric field of the signal is perpendicular to the direction of propagation through waveguide, it is called the TE mode. In this mode, the magnetic field components are in the direction of propagation. Okay? And then TE mode is subdivided into the following modes. तो यहाँ पर देखिए कैसे मिलता है अपने को, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है. तो इसे देखें कि टी मोड कब मिल रहा है आपको. टी मोड में, in this T mode, यहाँ पर जो लेंथ है, जो अपन यहाँ पे फिगर जो मैं कह रहा हूं, फिगर की बात, तो यहाँ पर अपन ले लें, ये डायमेंशन ले लें हम. रेक्टेंगुलर वेवगाइड है मान लीजिए, दिस इज योर रेक्टेंगुलर वेवगाइड. सो दिस इज योर ए डायमेंशन एंड दिस इज योर बी डायमेंशन. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि लेंथ ऑफ द ब्रॉड डायमेंशन इज हाफ वेवलेंथ T10 में, मतलब ए जो है, दिस ए जो भी हमने जिसके लिए भी डिजाइन किया है, सो दिस ए दैट इज इक्वल टू λ/2 and narrow dimension is less than λ/2, right? A is λ/2 and B is less than λ/2. यदि ये कंडीशन है तो हमको TE10 मोड प्राप्त होता है. ओके, देन लेट अस सी TE11 मोड. और TE11 मोड में हम क्या दिखा रहे हैं? In this mode, the length of the broad dimension is half wavelength और उसके साथ narrow dimension भी λ/2. मतलब इस केस में A जो है that is also λ/2 and B is also λ/2. यदि इस तरह का हो जाता है कंडीशन तो हमको TE11 मोड भी प्राप्त होता है. ओके, then we come to TE20 mode. So let us see TE20 mode. So in this TE20 mode, length of the broad dimension is equal to wavelength. अभी हमने आपको दिखाया था कि A जो है if it is lambda तो 2 हाफ वेव आ जाती है इसमें, और 2 हाफ वेव आने के कारण ये क्या बन जाएगा, m का मान हो जाएगा 2, तो TE20 बन जाएगा, है ना. 0 क्यों बनेगा? बिकॉज A is equal to lambda and B that is less than λ/2. Alright, so this becomes your TE20 mode. And when it is TE01 mode, कोई भी जो आप बता सके कि TE01 कब बन जाएगा ये? Anyone? जीरो कब मिलेगा? अब तो आपको आइडिया लग गया होगा जीरो कब मिलेगा. When the dimension is less than λ/2. समझ में आ रही बात? When the dimension is less than λ/2. तो यहां पर m 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो a डायमेंशन है, your a is less than λ/2. ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि a is less than λ/2, राइट. एंड चूंकि 0,1 की बात कर रहे हैं तो b is equal to λ/2. समझ में आ गई बात?
हैं। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, उनकी ये कंडीशन होती है। और इसकी शायद एक मिनट देखते हैं मैंने दिए हैं कि नहीं आपको। नो, ऑलराइट, दैट आई शो यू आफ्टरवर्ड्स, राइट। डिफरेंट वैसे तो दिखाई दी मैंने आपको, डिफरेंट आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है इनके, ये हमने आपको यहाँ पे दिखा दिए, T10, T20, T11, दैट इज इनफ, राइट, दैट आई हैव शोन यू कि किस तरह से ये है। ऑलराइट, यहाँ तक किसी को कोई शक है तो बोले। एनी डाउट, हाँ या ना? क्लियर हो गया कैसे बनता है ये? नाउ वी आर मूविंग टू ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो शायद आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, पर तो जितना हो सकता है उतना आज ले लेते हैं। सो दैट इज योर प्रोपेगेशन ऑफ टीएम वेव्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अभी तो पहले अपन ने देखा था प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, उसमें हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था, जो इक्वेशन निकाली थी EZ और HZ की, उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, अच्छी तरीके से तैयार करें, टीएम वेव्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स। ओके, दिस इज आवर टॉपिक। ओके, सो अब अपन ने फॉर टीएम वेव्स, क्या जानते हैं अपन टीएम वेव्स के बारे में? व्हाट इज ए टीएम वेव? तो आपका आंसर आना चाहिए फटाफट। फॉर टीएम वेव्स क्या होता है? एचजेड। एचजेड कितना होता है? सब पढ़ते नहीं हो आप लोग, अभी तक आपको नहीं मालूम पड़ पाया कि टीएम वेव्स क्या होता है, एचजेड का मान कितना होता है टीएम वेव्स में? बोलो। जीरो। तो बोलो ना, फिर क्यों टाइम खराब कर रहे हो? एचजेड इज इक्वल टू 0 एंड इजेड इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अपन ने वेव इक्वेशन निकाली थी टीएम वेव के लिए पिछले लेक्चर में। वेव इक्वेशन फॉर टीएम वेव क्या निकाली थी, किसी को याद है? वेव इक्वेशन फॉर टीएम वेव ये हमने निकाला था, डेल्टा स्क्वायर EZ बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर EZ बाय डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस H स्क्वायर EZ इज इक्वल टू 0। कुछ निकाला था इस तरह से, वेयर H स्क्वायर इज ए कांस्टेंट इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, इस तरह का कुछ था। ठीक है, अच्छा चलिए इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 कर देते हैं। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इट इज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, जिसको कि हम सॉल्व करते हैं टू गेट द डिफरेंट फील्ड कंपोनेंट्स Ex, Ey, Hx एंड Hy, और इसको हम सॉल्व करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। आपने पढ़ी होगी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड, ठीक है। इस मेथड से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि लेट अस अज्यूम ए सॉल्यूशन फॉर दिस। ये EZ में इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब अपन इसका सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं। EZ इज इक्वल टू सम कैपिटल X एंड सम कैपिटल Y, इनका मल्टीप्लिकेशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, वेयर X इज ए फंक्शन ऑफ X ओनली। X इज, यही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है, X इज ए फंक्शन ऑफ
x only and y is a function of y only. ठीक है, ये हमने ले लिया। ऑल राइट, तो अब अपन इसके वैल्यू को पुटअप कर दें किसमें, इसमें रखना है अपने को। तो अब अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा स्क्वायर इजेड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा स्क्वायर इजेड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर निकाल लें पहले। डेल्टा स्क्वायर इजेड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, और इजेड क्या है आपका, एक्स वाई, ये अपन ने लिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो दिस विल बिकम नाउ, अब इसमें जो x है वही सिर्फ x का फंक्शन है, y नहीं है, तो y नहीं है तो y कांस्टेंट हो गया इसके लिए। सो दिस वी कैन राइट एज y, और अब हम इसको टोटल डिफरेंशियल लिख सकते हैं क्योंकि नाउ दिस एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। सो दिस इज y d स्क्वायर x बाय dx स्क्वायर, एंड दूसरा अपन इसी तरह से लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर ez बाय डेल्टा y स्क्वायर that is equal to delta square by delta y square of xy, and here y is a function of y only, x is not a function of y, so you can write x d square y, x d square y by dy square. ओके, अब इसको यहां पे पुटअप कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करें तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां से इक्वेशन नंबर 1 से यहां से मिलेगा y d स्क्वायर x बाय dx स्क्वायर, ये तो अपने इसके लिए आ गया। दूसरा आ गया टर्म x d स्क्वायर y बाय dy स्क्वायर, ऑल राइट, and that will be sorry, that plus, this will be plus h square ez that is equal to 0. ओके, और ez की तरह जगह भी अपन xy लिख दें क्योंकि अपन xy में लिखा है। तो let us remove this ez and let us write xy. So h square x y, अब इसको थ्रू आउट एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब अपन क्या देख रहे हैं, ये जो 1 बाय एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर ये जो टर्म है इट इज a pure function of x only, और जो 1 upon y d square y by dy square है that is a pure function of y only, और इन दोनों का sum that is equal to minus h square and that h square is a constant, right? So ये दोनों जो है किसी कांस्टेंट के बराबर हैं, इसलिए अपन क्या कहते हैं कि चूंकि x और y they are independent variables so they must also be equal to some constant। ठीक है ना, तो अपन यहां पे लिखते हैं 1 upon x d square x by dx square is equal to some minus b square, and then 1 upon y d square y by dy square is equal to some minus a square। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन हो गई। इसको तो ले लें अपन इक्वेशन नंबर 3, और ये हो गई मान लो 4, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। समझ में आ रहा है? ओके, सो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है दे आर कांस्टेंट। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर दें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 से क्या मिलेगा आपको, माइनस बी स्क्वायर, this is from equation 3 now, from equation 3
we can write minus b square minus a square plus h square, that is equal to 0, or you can write h square is equal to a square plus b square. So this is suppose equation number 6. Okay, अब ये जो इक्वेशंस हैं कौन सी, 4 और 5, इक्वेशन नंबर 4 and 5, they are second order differential equation. D square x by dx square is equal to minus b square x, and d square y by dy square, that is equal to minus a square y. So these are ordinary second order differential equation, or इनका solutions, because they are ordinary second order differential equations, we can write their solution as x is equal to some constant c1 cos bx plus c2 sin bx and y, that is equal to c3 cos ay plus c4 sin, sorry, it should be c4 sin ay, right? This is your 7 number and 8 number equation. Where c1 c2 c3 c4 they are constants जो हमको evaluate करना है boundary condition से. So c1 c2 c3 c4 they are constants which we have to evaluate from the boundary conditions, and therefore now x and y की जो values हमारे पास आई हैं 7 और 8 इक्वेशन नंबर, तो उससे अपन लिख सकते हैं कि z is equal to, चूंकि हमने x y लिया था, so this will be equal to c1 cos bx plus c2 sin bx into c3 cos ay plus c4 sin ay. All right, this is suppose equation number 9. So this is the complete solution जो हमको मिला. अब हम इसमें बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे और बाउंड्री कंडीशंस लगा के C1, C2, C3, C4 इनके मान निकालेंगे, एंड आफ्टर गेटिंग दैट ओनली वी विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर EZ, और फिर उससे हम EX, EY, HX और HY निकालेंगे. दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. कोई डाउट यहां तक किसी को? Any doubt? No, sir. Okay.